Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Here we discuss the 10 question of CSIR NEET IIT exam, GATE and NBHM. Today also we discuss the real analysis, complex analysis and integral equation. Now the starting 6 question from real analysis, 2 question of complex and integral equation. Now here first question, let for each n greater than 1, where means n is a natural number, where Cn be the open disk in R square with the center at the point n0 and radius equal to n. Then C is defined as the union of Cn, and now we have to find which set is equal to C. Means हमारे पास एक C डिफाइन किया है जो कि यूनियन है Cn का. C is a union of all the Cn where Cn is the open disk. ओपन डिस्क मतलब एक डिस्क होगा इस तरीके का, ठीक है. तो एक ओपन डिस्क है मतलब जिसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी. तो ऐसा एक डिस्क है जिसका सेंटर है n0 where n is a natural number and n ही उस डिस्क का रेडियस होगा. तो ये हमारे पास कह रहा है. तो ऐसे सारे यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे यूनिट ओपन डिस्क का हमें यूनियन लेना है और वो एक सेट बनेगा जिसे हम सी कहेंगे, और वो सी कौन से सेट के इक्वल होगा ये हमें डिफाइन करना है. पहले समझते हैं कि सी इज द यूनियन ऑफ सी एन वेयर सी एन बी द ओपन डिस्क इन आर स्क्वायर विथ सेंटर एट द पॉइंट एन जीरो वेयर एन इक्वल टू रेडियस Then, suppose we have to define C1. What is C1? C1 is a circle where C1 is a circle center at n0. Here n is 1. That means 1 0 and radius is 1. मतलब C1 एक सर्कल है, सेंटर एट 1 0, रेडियस इज 1. मतलब अगर हम ड्रॉ करें सिंपल एक ग्राफ, तो यहां पे 1 पे खड़े होके वी हैव टू स्टैंड एट अ 1 0 एंड ड्रॉ अ रेडियस ऑफ सर्कल 1. सर्कल ऑफ रेडियस 1 ये हमारे पास हो गया. ठीक इसी तरीके से C2 डिफाइन करेंगे. व्हाट इज C2? C2 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस सेंटर क्या होगा इसका? सपोज C0, सेंटर को बोलेंगे n0 वेयर हियर n इज 2, दैट मीन्स 2 0 एंड जो रेडियस होगा वो भी 2 होगा. तो यहां पे अब 2 पे खड़े होके हमें एक रेडियस सर्कल बनाना है. कितने रेडियस का? तो सपोज एक्सटेंड कर देते हैं, यहां पे 2 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे. ठीक इसी तरीके से हम C3 डिफाइन करेंगे, तो यहां पे कहीं C3 होगा और फिर इस तरीके से यहां पे C3 एक सर्कल डिफाइन करेंगे. ठीक इसी तरीके से 4 के लिए, इसी तरीके से 5 के लिए. तो ऐसे कंटिन्यूसली चलते ये पूरा ये जो हमारा आर स्क्वायर वो कवर हो जाएगा. मीन्स अगर हम n को इन्फिनिटी पुट कर दे तो ये हमारे पास n इन्फिनिटी मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ n अगर हम खड़े होंगे तो यहां पे हमें एक एक n रेडियस का एक सर्कल बनाना है. तो ये ऐसे करते पूरा का पूरा आर स्क्वायर को कवर करेगा. दैट मीन्स द यूनियन ऑफ Cn कवर होल आर स्क्वायर, होल आर विच x इज ग्रेटर देन 0. मतलब इसे हम कह सकते हैं कि जो राइट हाफ होगा ये पूरा राइट हाफ रीजन वो कवर करेगा. तो यहां पे कह रहा है कि वो सारे एक्स वाई पेयर होंगे जिनका x ग्रेटर देन 0 होगा बट y इज लेस देन x. बट यहां पे तो y पे तो कोई कंडीशन नहीं, ये पूरा का पूरा रीजन मिल रहा है. ऐसे यहां फिर से y पे कंडीशन है तो ये भी नहीं होगा. मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन राइट, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 यानी ये पूरा रीजन. तो ये जो पूरा रीजन होगा यानी कि जब हम यूनियन लेंगे C1, C2, C3, C4, C5, C6 तो ये पूरा का पूरा रीजन कवर हो जाएगा. दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. ये सिंपल क्वेश्चन है. सिर्फ ये देखो, ये क्वेश्चन काफी इजी है. यहां पे से आपको रेट देखना है. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं, आपको जब भी लिमिट फाइंड करना हो, चाहे वो सीक्वेंस की बात हो या सिंपल लिमिट की बात हो, जब हमारे पास 2 सीक्वेंस दिए होंगे
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। और सीक्वेंस किस टाइप के होंगे, वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, वो फैक्टोरियल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, n रेज टू n के फॉर्म में हो सकता है, a रेज टू n यानी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो सकता है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो सकता है, रूट एक्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर log x। इस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, या फिर सीक्वेंस हो सकते हैं। अगर लिमिट की बात करें तो फंक्शन होगा, और सीक्वेंस की लिमिट की बात करें तो वहां पे सीक्वेंस होगा। तो ऐसे टाइम पे हमें सिर्फ रेट चेक करना होता है। तो हम रेट देखते हैं, यानी कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस। सॉल्यूशन नंबर 102। तो हमें याद रखना है सबसे ज्यादा रेट होता है वो n रेज टू n का होता है। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस n रेज टू n है तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस सबसे ज्यादा होगा। इससे कम रेट ऑफ कन्वर्जेंस n फैक्टोरियल का होता है। इससे रेट ऑफ कन्वर्जेंस e रेज टू n का होगा। इससे कम रेट ऑफ कन्वर्जेंस x रेज टू n का होगा। x रेज टू n मतलब सपोज x रेज टू n माइनस 1, ऐसे धीरे 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 एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक x, फिर x से कम रूट x का होगा, और रूट x से कम किसका होता है, log x का। तो यहां पे रूट n, अगर n n n सॉरी फिर से लिखते हैं, सबसे कम रेट log n, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा रूट n, फिर इसी तरीके से n, फिर n स्क्वायर, ऐसे n रेज टू m, मतलब ये कोई भी पॉलिनोमियल होगा। फिर उसके बाद a रेज टू n, फिर लास्ट में a रेज टू n मतलब यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर e रेज टू n, फिर आएगा n फैक्टोरियल, और लास्ट में आता है n रेज टू n। इस तरीके से रेट चलता है। मतलब अगर n की वैल्यू अप्रोच करेगी, हो सकता है कुछ फाइनाइट, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ होगा। मीन सपोज ये n रेज टू n का ग्राफ है, सपोज मान लेते हैं कि ये n रेज टू n का ग्राफ है, और ये सपोज e रेज टू n का ग्राफ है। तो हो सकता है कुछ फाइनाइट टर्म तक तो n रेज टू n e रेज टू n से नीचे हो। सिर्फ एग्जांपल बता रहे कि अगर इसमें होता क्या है कि अगर रेट ऑफ कन्वर्जेंस n रेज टू n का जाता है तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिस स्टेज के बाद n रेज टू n e रेज टू n से हमेशा आगे चलेगा। तो अगर किसी सीक्वेंस का रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है तो एक फाइनाइट स्पेस, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ m सच दैट कि उस m के बाद, यानी उस स्टेज के बाद जो सीक्वेंस होगा जिसका रेट ज्यादा है वो उससे आगे चल जाएगी और फिर कभी उसके नीचे नहीं होगा। तो जैसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अगर हमारे पास सपोज e रेज टू n है और n रेज टू n, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू n रेज टू n में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है तो सीक्वेंस की वैल्यू हमेशा 0 को अप्रोच करेगी। बट अगर इसी को रिवर्स कर दे देंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n रेज टू n अपॉन e रेज टू n, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर ग्रेटर है तो हमेशा वैल्यू अप्रोच करेगी इंफिनिटी। अगर n टेंस टू इंफिनिटी के लिए अगर रेट डिनोमिनेटर का ज्यादा तो वैल्यू हमेशा 0, बट अगर रेट न्यूमरेटर का ज्यादा तो वैल्यू हमेशा इंफिनिटी। तो यहां पे सिर्फ हमें रेट चेक करना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर x कोई वैल्यू है, तो यहां पे ये हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं इसको यहां पे। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारे पास एक n फैक्टोरियल है। तो n फैक्टोरियल का रेट हमेशा एक्सपोनेंशियल से ग्रेटर होता है, और डिनोमिनेटर का रेट अगर ज्यादा, डिनोमिनेटर का रेट ज्यादा तो मतलब वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को। यहां पे डिनोमिनेटर का ज्यादा बट ये इंफिनिटी बोल रहा है, ऑप्शन रॉन्ग। यहां पे अब ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल और ये एक n है तो इसका ज्यादा मतलब ये इंफिनिटी आना चाहिए बट ये 0 बोल रहा है तो रॉन्ग। अब यहां पे ग्रेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर तो आंसर इंफिनिटी, मतलब ए और डी ऑप्शन हमारे पास राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द सीरीज 1/1 फैक्टोरियल 1/2/2 फैक्टोरियल 1 + 2 + 3/3 फैक्टोरियल, ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी। हमने जो लेक्चर नंबर 9 था वहां पे डिस्कस किया था इस तरीके के एग्जांपल इन
एनबीएचएम का क्वेश्चन था कि समेशन निकालना था, आई थिंक कुछ एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल ऐसे कुछ करके था, तो उसकी वैल्यू 2e आई थी। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी यूज करना है। सिर्फ हमें याद रखना है कि समेशन एक्स रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू ई रेस टू एक्स होती है। अगर एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे यानी समेशन ऑफ 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू ई होती। अब यहाँ पे सपोज n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा तो भी आंसर ई होगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल होगा तो भी आंसर याद रखना है, तो इसका आंसर हमेशा ई होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन सपोज नहीं आ रहा है, ये सपोज नहीं यूज कर सकते, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं सारे ऑप्शन को। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इतना पता है कि ये जो इसका जो सीरीज होगा वो किसका ई का है, मतलब इसका आंसर ई होगा। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू को ऐड कर रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 है, सपोज ये 7 आंसर आ रहा है, और इसके साथ मैं न्यूमरेटर में और वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहा हूं डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू ग्रेटर ही होगी। जैसे मैंने कहा 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इसका सपोज कुछ तो सम x आ रहा है, और मैं यहां पे न्यूमरेटर में कुछ नंबर ऐड कर दूं 1 प्लस 2 प्लस 3। अब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वैल्यू कम होती है, बट अगर न्यूमरेटर में अगर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो हमेशा ग्रेटर होता है। तो ऐसे यहां पे न्यूमरेटर में वैल्यू ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ई से वैल्यू ग्रेटर आएगी, मतलब ये तो हम आंसर ई है, बट जो ये न्यूमरेटर में वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं तो वो तो ई से ग्रेटर होगा। अब यहां पे देखो ई से वैल्यू ग्रेटर आनी चाहिए, तो इक्वल तो हो नहीं सकता, ऑप्शन रॉन्ग। ई अपॉन 2 तो और कम है, ये भी रॉन्ग। 1 प्लस ई बाय 2, ई की वैल्यू होती 1.732 समथिंग, 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ 8.36 समथिंग आएगा, तो 1.36 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 1.36 प्लस 1 2.36 मतलब ई से कम है, तो ये ऑप्शन भी राइट, मतलब सी ऑप्शन तो डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। अब इसे चेक करते हैं, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं समेशन अपॉन एन फैक्टोरियल, अगर इसका एन टर्म लिखूं, और ये मेरे पास समेशन ऑफ के, वेयर के इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये हमारे पास सम है ना, तो मतलब के अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस ऑल अप टू n, तो ये मेरा n टर्म हो गया। ठीक है, तो समेशन, अब नेचुरल नंबर का हमें सम निकालने आता है, मतलब ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 n फैक्टोरियल, यहां से 2 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 समेशन n इंटू एन प्लस 1/n फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 को ऐसे ही रखेंगे, इफ तो दिस कैन बी रिटर्न एज n अपॉन, अब यहां से n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मीन्स n कैंसल, वी गेट n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 प्लस 2 लिख सकता हूं, n माइनस प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 1 तो 1 होगा, तो देयरफॉर ये हमारे पास आ जाएगा समेशन, तो जो n माइनस 1 को इसके साथ लूंगा तो n माइनस, इसे मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 इंटू एन प्लस 2, तो n माइनस 1 कैंसल, सिर्फ यहां पे n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस, और ये जो 2 है इसको इसके साथ ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने अभी बताया था कि इसकी वैल्यू ई होगी, तो ये ई, यहां से फिर 1 अपॉन n माइनस फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू भी ई, मतलब ये 2e, तो e प्लस 2e 3e, और ये 3e/2, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा कि 3e/2 इस तरीके से निकालते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 103। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x प्लस साइन 2 माइनस एक्स, विच ऑफ द पॉइंट इज f नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, मीन्स ये कह रहा है कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एंड वी नो दैट कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, इफ सपोज, मीन्स अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x दिया है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन है मॉड x, तो वी नो दैट कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f is not
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास एक शार्प कॉर्नर आता है, तो यहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स एक यूनिक टेंजेंट नहीं हो रहा, यानी कि जीरो पे एक यूनिक टेंजेंट नहीं है। और जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन होता है, डेरिवेटिव इज नथिंग बट द टेंजेंट, सपोज जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है, जीरो पे चेक करना है, तो जीरो पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यूनिक स्लोप, उसे हम कहते हैं, वो हमारा डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पे। बट यहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, यहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, दैट मीन्स ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। तो देयरफॉर मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी यूज करना है कि cos x, mod cos x इज नॉट इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर cos x इज इक्वल टू 0। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू 0, तो ये इज नॉट डिफरेंशिएबल एट cos x इज इक्वल टू 0। मीन्स cos x जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। दैट इज, एंड वी नो दैट x कहां पे 0 नहीं होता है, x इज 2n+1 पाई बाय 2, यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। मीन्स अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, यू नो दैट cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो ये हमारे पास पाई बाय 2, इसी तरीके से ये 3 पाई बाय 2 होगा, इसी तरीके से ये -3 पाई बाय 2 होगा, यानी कि जितने भी ऑड मल्टीपल है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट पे cos x 0 होती है, दैट मीन्स x इज 0 2n+ पाई बाय 2। और जिस पॉइंट पे cos x 0, उस पॉइंट पे mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल। मीन्स इन सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मीन्स हमारा पहला ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है, कि 2n+1 पाई बाय 2 इस पॉइंट पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सेकेंड, sin 2 - x, ये जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब sin x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, मीन्स 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई। मीन्स x इज इक्वल टू n पाई। अगर x n पाई है तो sin x 0 होता है। बट यहां पे हमें क्या चाहिए, sin 2 - x 0 होना चाहिए। मॉड sin 2 - x नॉट डिफरेंशिएबल वेयर sin 2 - x इज 0। तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट sin एट वेयर, जहां पे sin 2 - x इज इक्वल टू 0, जहां पे sin 2 - x क्या होगा, 0 होगा। दैट इज 2 - x इज इक्वल टू n पाई, ये होना चाहिए। क्योंकि sin x 0 कब होगा, ये पूरा सपोज x है, तो जब x की वैल्यू n पाई के इक्वल होगी, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 - n पाई। तो अगर इसी को मैं और अच्छे से लिख सकूं, तो यहां पे n इंटीजर्स होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए भी 0 है और यहां पे नेगेटिव के लिए भी 0 है। तो देयरफॉर m पाई वेयर m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरीके से लिख सकते हैं यहां पे से। तो अगर ऑप्शन नंबर सी को मैं ध्यान से देखूं, तो यही है कि 2 + n पाई, तो यहां पे 2 + m पाई, वेयर n इज ए इंटीजर, तो यहां पे भी m क्या है, एक इंटीजर है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी राइट होगा, बाकी बी और डी रॉन्ग हो जाएंगे। तो सिंपल टेक्निक का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन CSIR नेट 2011 का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये भी CSIR नेट का था, सेकंड क्वेश्चन भी CSIR नेट का है, थर्ड क्वेश्चन भी CSIR नेट का है। तो क्वेश्चन नंबर 105, तो क्वेश्चन नंबर 105 क्या है कि समेशन निकालना है sin nx बाय n³। तो यहां पे हम यूज करेंगे वायरास्ट्रास थ्योरम का। तो
बोल्जेनो वायरस-स्ट्रास थ्योरम का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए तो साइन nx अपॉन n क्यूब है, तो हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, अगर कोई सीरीज ऑफ फंक्शन या सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, तो हम ये कह सकते हैं उसे हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें, बाय यूजिंग बोल्जेनो वायरस-स्ट्रास थ्योरम हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब क्लियरली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सॉल्यूशन ऑफ 105 कि यहां पे जो साइन n x n क्यूब का जो मॉड होगा वो लेस देन 1 अपॉन n क्यूब है। सिंस तो इसे हम n क्यूब को mn कहेंगे, तो जो mn का सीरीज होगा यानी कि जो सीरीज 1 अपॉन n क्यूब ये कन्वर्जेंट है, तो देयरफॉर जो हमारे पास सीरीज fn ऑफ x होगा यानी कि साइन nx बाय n क्यूब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है सीरीज सीक्वेंस के अंदर, तो अगर सीक्वेंस यानी नंबर्स के अंदर अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो नंबर्स के अंदर यूनिफॉर्मली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो यहां पे जो सीरीज ऑफ फंक्शन होगा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो देयरफॉर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज वैलिड। तो देयरफॉर हमें फाइंड करना है 0 टू पाई f ऑफ x dx, इसे हम लिख सकते हैं 0 टू पाई f ऑफ x इज नथिंग बट द समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन nx बाय n क्यूब। देयरफॉर हमारा सम बाहर हो जाएगा और इसे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज समेशन n इज गोइंग फ्रॉम, या सिंपल कह सकते हैं हम इंटीग्रेट और समेशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देयरफॉर 0 टू n साइन nx बाय n क्यूब। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस nx बाय डेरिवेटिव ऑफ nx, एंड डेरिवेटिव ऑफ nx इज नथिंग बट n, तो देयरफॉर समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस ऑफ, ये हमारे पास cos nx होगा, तो cos nx के प्लेस पे यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे cos n पाई माइनस cos nx के प्लेस पे अगर 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है 1 अपॉन n, और ये n क्यूब, क्योंकि ये nx का जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसको नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो nx का डेरिवेटिव n, तो ये n⁻3 n⁻4, तो देयरफॉर समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस, या फिर सिंपल इसे हम माइनस माइनस प्लस 1 माइनस cos n पाई अपॉन n⁻4 लिख सकते हैं। बट वी नो दैट कि जो cos n पाई की वैल्यू तो -1/n, जो हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस आता है -1/n इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ cos n पाई। cos n पाई की वैल्यू 1 -1 1 पुट करेंगे -1, इवन 2 पुट करेंगे +1, 3 पुट करेंगे -1, 4 पुट करेंगे +1, दैट मीन्स दिस सीरीज इज नथिंग बट द 1 -1/n बाय n⁻4। अब अगर यहां पे हम 1 पुट करेंगे तो ये -1 होगा, और 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 अपॉन n⁻4। ठीक इसी तरीके से अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, और 1 -1 0, मीन्स इवन पावर के लिए ये वैल्यू 0 होगी, सिर्फ ऑड टर्म बचेगा, और ऑड टर्म के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 को बाहर ले लेंगे, n इज इक्वल टू 1। यहां पे जो टर्म बचेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसे ओपन करो तो यहां पे 2 वाला टर्म होगा, 3 वाला टर्म होगा, अरे 1 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, तो 1 को हम कैसे ले सकते हैं, स्टार्टिंग 2n-1/4, मीन्स सारे ऑड वाले पार्ट बचेंगे, इवन पार्ट वाला कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 3 5, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देख चेक करते हैं इसमें से कौन सा आंसर राइट है। तो हमारे पास 2 टाइम्स समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n-1/4, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये एनबीएचएम का क्वेश्चन है 2019 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली
कंटिन्यूअस ऑन डोमेन आर, ऑन गिवन डोमेन। ठीक है, हमारे पास डोमेन यहाँ पे गिवन है 1 to infinity, 1 to infinity, आर और आर। तो यहाँ पे 4 अलग अलग फंक्शन दिए हैं और पूछा है कि कौन सा फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। पहली बात तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है। अगर हम कंटिन्यूअस के डेफिनेशन की बात करें, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट whenever x minus p is less than delta then f of x minus f of a is less than delta। तो कंटिन्यूअस हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ये इंटरवल के लिए होता है। तो यहां पे चेंजेस इतना होता है कि f is said to be continuous at a domain D if, or interval D, if for every epsilon there exists a delta which depends only on epsilon does not depend on a point, यानी वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो पूरे इंटरवल के लिए एक ही डेल्टा एग्जिस्ट होगा सच दैट कि व्हेनेवर बिटवीन एनी टू पॉइंट, कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट उठाऊं, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इफ लेस देन एप्सिलॉन डेल्टा मींस x माइनस y के बीच का अगर डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि यहां पे जो डेल्टा चूज करते हैं वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन एप्सिलॉन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पॉइंट। तो देयरफॉर इसीलिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पूरे इंटरवल्स पे होता है। जैसे कि इस इंटरवल पे पूछा है, ये इंटरवल पूछा है, पूरे आर पे पूछा है, तो यहां पे हम एंड पॉइंट थ्योरम यूज करते हैं। एंड पॉइंट थ्योरम यानी कि हमारे पास अगर कोई इंटरवल दिया है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो वी हैव टू चेक ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। अगर वो एंड पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है दैट मीन दोज फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एट अ गिवन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 पे तो डिफाइन होगा, 1 वैल्यू होगी, अगर इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज नथिंग बट अ 0, दैट मीन्स डिफाइन हो रहा है, तो दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। 1 अपॉन एक्स, सॉरी दिस इज एक्चुअली ये क्वेश्चन में 0 टू इन्फिनिटी है और ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, बट यहां पे इंटरवल मैंने 1 टू इन्फिनिटी लिखा है, तो 1 टू इन्फिनिटी के लिए ये जो फंक्शन है ये डिफाइन होगा और एंड इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। बट शायद क्वेश्चन में यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, बट अगर 1 टू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी पे भी एग्जिस्ट होगा और 1 पे भी इन्फिनिटी होगा, और इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग, अगर हाँ किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब भी कहते हैं जब वो लिप्स्किट फंक्शन को, लिप्स्किट जो कंडीशन है उसको डिफाइन करता है, यानी कि f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन m इंटू एक्स माइनस वाई। तो सिंपल 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y, इट कैन बी रिटन एज x मॉड x माइनस y अपॉन x इंटू y। सिंस यहाँ पे x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं 1 को, तो देयरफॉर x इंटू वाई वो भी लेस देन 1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम शो कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। बाकी एंड पॉइंट थ्योरम से भी यूज कर सकते हैं कि एंड पॉइंट पे चेक करेंगे तो डिफाइन हो रहा है, दैट मीन दिस इज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सी ऑप्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। बहुत सारे हम सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं, इसमें सीक्वेंस की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई अ फंक्शन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इफ xn, इसे मान लो ये एक मैट्रिक्स स्पेस है y या फिर एक स्पेस x एंड y, यहां पे अगर हम कोई सीक्वेंस ले रहे हैं xn, अगर ये कन्वर्ज हो रहा है x पे तो जो इसका इमेज होगा f ऑफ xn कन्वर्ज होगा f ऑफ x पे इफ f इज कंटिन्यूअस। अगर xn कन्वर्ज हो रहा है xn पे और अगर f कंटिन्यूअस है, या फिर ये कह सकते हैं कि f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, देन अगर xn यहां पे कॉसी सीक्वेंस है तो f ऑफ xn भी क्या होना चाहिए, कॉसी सीक्वेंस होना चाहिए। मींस xn अगर कॉसी सीक्वेंस है x के अंदर और f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो f ऑफ xn भी हमारा कॉसी सीक्वेंस होना चाहिए, तो देन f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। और अगर ये दोनों कंडीशन हो रहा है तो f यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। तो बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव का यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सपोज पॉसिबल f ऑफ xn कन्वर्जेस टू n
एंड f इज ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, दैट मीन्स f ऑफ xn कन्वर्जेस टू f ऑफ x, मीन्स ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉइंट ले लूं कि p इज इक्वल टू सपोज x प्लस एन पाई, और सपोज यहाँ पे q इज इक्वल टू अगर मैं ले लूं x अपॉन एन पाई या फिर 2n पाई ले लो, x अपॉन 2n पाई, ठीक है। यहाँ पे साइन x है क्योंकि साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो देयरफॉर अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये सीक्वेंस का जो डिफरेंस है, यहाँ पे y ले लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, तो इम्प्लाइज दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, कि अगर हम कोई भी एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड्स होगा ओनली ऑन एप्सिलॉन, सच दैट कि जब भी x माइनस वाई के बीच का डिस्टेंस डेल्टा है तो f ऑफ x माइनस f ऑफ y के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन होगा। तो देयरफॉर अगर x माइनस वाई को डेल्टा लेंगे तो p और q अगर मैं दो पॉइंट ले लूं तो इन दोनों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी लेस देन डेल्टा होगा। बट अगर हम इमेज लेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ, तो f ऑफ x के प्लेस पे ये पुट कर देना x इंटू साइन एक्स, तो x के प्लेस पे हमारे पास x प्लस एन पाई आ जाएगा। साइन x के प्लेस पे अगर हम साइन x प्लस एन पाई लिखेंगे तो ये सिर्फ साइन x होगा, क्योंकि साइन पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड टू एन पाई, ठीक। इसी तरीके से ये पुट करेंगे तो साइन y होगा। फिर एडजस्टमेंट करके हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन एप्सिलॉन होता है, मीन्स हर एप्सिलॉन के लिए हम एक ऐसा n चूज कर सकते हैं जो उससे ग्रेटर होगा। दैट मीन्स ये डेल्टा के लिए, हर डेल्टा के लिए हम क्या नहीं फाइंड कर सकते, या फिर मतलब ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है इस पॉइंट के लिए, सच दैट कि f ऑफ x माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो दैट मीन्स ये फंक्शन प्रूव कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। लास्ट में आ रहा है tan इनवर्स x। एक थ्योरम है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इफ देयर डेरिवेटिव इज बाउंडेड। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए। tan इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज बाउंडेड, डेरिवेटिव इसका बाउंडेड है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो थ्योरम्स का यूज करके हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो जितने भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के प्रूफ हम हमेशा एंड पॉइंट थ्योरम से यूज करते हैं या फिर थ्योरम्स का यूज करके। बाकी प्रूव करने के लिए हमेशा सीक्वेंस का यूज करते हैं। हमें ऐसा दो सीक्वेंस डिस्प्रूव करने के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, सीक्वेंशियल कंटिन्यूअस का, या फिर जो कि अगर कोई फंक्शन, अरे सपोज एक एक्सएन सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा है एक्स पे और एफ ऑफ एक्सएन कन्वर्ज हो रहा है एफ ऑफ एक्स पे, दैट मीन्स एफ इज कंटिन्यूअस होगा। ऐसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस क्या है कि अगर एक्सएन एक्स के अंदर कौन सी सीक्वेंस है और वाई एन वाई के अंदर कौन सी सीक्वेंस है, तो एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होती। तो डिस्प्रूव करने के लिए हम ऐसे काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते जिससे के लिए डिस्प्रूव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इट इज गिवन दैट कि सीरीज कन्वर्जेस एट z इज इक्वल टू 3 प्लस i4, देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इज लेस देन 5, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, और लेस देन इज इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, लेस देन 5 और इज इक्वल टू 5। तो आपको याद रखना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जैसे मान लो f अगर एक कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू कोई पावर सीरीज है n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an z टू n। सपोज ये पावर सीरीज है, इस पावर सीरीज का हमें फाइंड करना है r। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये कहता है कि अगर सपोज ये मेरा r है, सपोज ये इस सर्कल का रेडियस है यानी कि r है, दैट इज रेट ऑफ, सपोज ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस है या फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देन जो भी पावर सीरीज है यानी कि f ऑफ x कन्वर्जेस mod x इज लेस देन r,
यानी उस सारे पॉइंट पे, यानी कि इसके इंटरवल में, यानी कि इंटीरियर पॉइंट पे फंक्शन कन्वर्जेंस होगा, या फिर पावर सीरीज कन्वर्जेंस होगी इंटीरियर पार्ट पे। अब यहां पे ये कह रहा है कि इट इज गिवन दैट कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है z इज इक्वल टू 3 प्लस i4। अब z इज इक्वल टू i3 प्लस i4 मीन्स ये कहीं यहां पे होगा। तो अगर हम इसका रेडियस निकालें तो ये हमारे पास 3 है और ये 4 है, तो रेडियस ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है 3 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 25 यानी कि 5। यानी कि जो रेडियस होगा सर्कल का वो कितना है 5। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा। अब मैं कह रहा हूं ये बाउंड्री पे कन्वर्जेंट है, यानी कि 5 उससे कम पे, यानी कि इनसाइड पार्ट पे और बाउंड्री पे कन्वर्जेंट है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हमेशा ग्रेटर होगा। क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या कहता है कि अगर ये आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है दैट मीन इनसाइड ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा, उसके हर एक पार्ट पे कन्वर्जेंट होगा, और मॉड जेड ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर पे वो डाइवर्जेंट होगा। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट आर है दैट मीन्स इंटीरियर पार्ट पे तो कन्वर्जेंस और उसके बाहर हमेशा क्या होगा डाइवर्जेंट। तो अगर ये बाउंड्री पे भी कन्वर्जेंट है दैट मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट उससे बड़ा होगा, यानी कि यहां कहीं होगा, दैट मीन्स आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। हो सकता है वो 5 हो क्योंकि इसके नीचे वो पूरा कन्वर्जेंट है, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है। तो ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 कि एट z इज इक्वल टू द फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है e रेज़ टू z, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और ये पूछ रहा है कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या पोल है या एसेंशियल सिंगुलैरिटी है या फिर रेसिड्यू है f ऑफ z का 2। कहां पे पूछ रहा है 0 पे। नाउ सॉल्यूशन नंबर 108। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ये कहता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है। तो अगर सपोज लिमिट में z टेंस टू 0 पुट करूं तो f ऑफ z की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, दैट मीन्स ये फंक्शन के पास पोल होना चाहिए। मीन्स इतना तो क्लियर है कि एट z इज इक्वल टू 0 पे ये पोल होगा। मीन्स अब पोल तो राइट हो गया। अब सिंपल यहां से भी कर सकते हैं कि e रेज़ टू z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स e रेज़ टू z इज इक्वल टू 1, और e रेज़ टू z 1 कब होता है जब z इज इक्वल टू 2n पाई आई। तो अगर n को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल पोल आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारे पास एक पोल होगा। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तो ऐसे भी ये हट जा रहा है। अब कह रहा है एसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं, तो यहाँ पे सारे के सारे सिंपल पोल है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। अब रेसिड्यू पूछा है तो रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट z टेंस टू 0 z f ऑफ z, क्योंकि किस पॉइंट पे चेक करना है 0 पे, तो z माइनस z नॉट वेयर z नॉट इज अ पोल, बट यहाँ पे 0 है तो सिंपल z लिखेंगे। तो देयरफॉर लिमिट z टेंस टू 0। अब यहाँ पे f ऑफ z की वैल्यू क्या है z e रेज़ टू z प्लस 1 अपॉन z e रेज़ टू z माइनस 1। बट अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो देयरफॉर लिमिट z टेंस टू 0। तो याद रखना है जब भी हम रेसिड्यू चेक करते हैं अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो हमेशा इसका डेरिवेटिव लेना। तो ये तो 0 e रेज़ टू z का e रेज़ टू z। अब z को ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पे e रेज़ टू z प्लस 1 में 1 का 0 e रेज़ टू z का एज इट इज, प्लस सेकेंड टाइम जब हम इसे एज इट इज रखेंगे तो z का कितना होगा 1, दैट मीन्स e रेज़ टू z प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो e रेज़ टू 0 यानी 1, ये पूरा पार्ट 0, यहाँ पे e रेज़ टू 0 यानी 1, और ये पहले से ही 1 है, यानी कि आंसर 2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन वो भी राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी राइट है, बाकी ए और सी रॉन्ग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 109 और 110, जैसा कि ये कैलकुलेशन पार्ट है तो सिंपल इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है कैलकुलेशन पार्ट है। तो इसका क्वेश्चन मैं हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं इसमें क्या करना है। सिंपल y ऑफ x दिया है, ये हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है। अब इंटीग्रल इक्वेशन है दैट मीन्स इसे हमें डेरिवेटिव करके क्या फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें यहाँ पे इसको
डेरिवेटिव करना होता है बाय यूजिंग, और अगर कभी कोई फंक्शन इंटीग्रेट के टर्म से इंटीग्रेशन आ रहा है, अंडर इंटीग्रल साइन है, तो हम उससे डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, या फिर यूज करके किसका, लेबनिट्स रूल का। तो लेबनिट्स रूल अप्लाई करके सिंपल इसे डेरिवेटिव करना है, बाकी कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन 1 नॉट 10 है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन पार्ट होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और हमेशा क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब 8 to 9 मार्क्स, एक 3 मार्क्स के लिए और एक 4.75 मार्क्स के लिए कंपलसरी 2 क्वेश्चन, मतलब एवरी ईयर 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही, 2 क्वेश्चन 3 पार्ट्स में, 3 मार्क्स के लिए, और 2 क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के लिए, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है, एक क्वेश्चन कर्नल से रिलेटेड होता है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये याद रखना है कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। एक तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, 1 टाइम इंटीग्रेशन, 2 टाइम इंटीग्रेशन, 3 टाइम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हो सकता है हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंटीग्रल साइन को लेबनिट्स का यूज करके हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आता है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिनका भी ये पहला लेक्चर है, वो बाकी 10 लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपको मिलेगा 60 डे चैलेंज, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और बाकी जितना पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं आप वहां उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे पीडीएफ और जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे वहां आपको लिंक मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया या फेसबुक पेज पे नहीं है, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, आपको रेगुलर पीडीएफ और जो रिलेटेड वीडियो रहेंगे आपको मिल जाएंगे, और वहां भी आप बाकी स्टूडेंट से डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।